जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले फिर पीओके का मुद्दा प्रकट हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग हमारे हैं, उन्हें आना चाहिए, यानी भारत के साथ आना चाहिए। और खास बात यह कि जम्मू कश्मीर में पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए पहले से ही सीटों का प्रावधान है। भारत सरकार का स्टैंड भी पीओके पर बिल्कुल क्लियर है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, यानी कश्मीर चुनाव के सारे पीओके का मुद्दा फिर उछला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में किसी माई के लाल में दम नहीं है जो सीने पर गोली मार सके, हथियार लेकर बाहर निकल सके। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर के युवा के हाथ में रिवॉल्वर नहीं, लैपटॉप दिखता है। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट स्पॉट अब टूरिस्ट स्पॉट में बदल चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो राम को मानने वाले हैं जिनका मकसद सिर्फ विकास करना है। राजनाथ सिंह गरजे तो फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया, कहा बीजेपी जो भारत बनाना चाहती है वो उसके खिलाफ है। उन्होंने 370 के बाद आतंकी घटनाओं को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितना बदनाम करे, जीतेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेरा था। कुल मिलाकर चुनाव के लिए कश्मीर की सियासत प्रचंड मोड़ पर है। अब बात की आखिर बहस की। आज की बहस इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव में राजनाथ सिंह ने उठाया है पीओके का मुद्दा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 370 की बहाली वाली सियासत पर विपक्ष को घेरा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की सोच वाले भारत का विरोध किया है। बहस इसलिए क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने 370 के बाद आतंकवादी घटनाओं पर, हमलों पर बीजेपी को घेरा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव में भी श्री राम मुद्दा बन गए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे ही हर सवाल और उनसे उठे मसलों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के धारा 370 को यहाँ पर बहाल करना। हमारा फर्ज है इस मुद्दे को जिंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को जिंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल जिंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ आइए। हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। कश्मीरी पंडितों की वापसी हम कराएंगे इस जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे बहनों भाई। वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इन्हें राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, रविंद्र शर्मा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तनवीर अहमद तांत्री हैं पीडीपी के स्पोक्सपर्सन, संदीप वजीर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, अमित रैना हैं कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, राम कृपाल सिंह सर हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले संदीप वजीर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो भारत बनाना चाहते हैं हम बनने नहीं देंगे। वो जो भारत, इसके क्या मायने हैं? किस भारत की बात कर रहे हैं? देखिए, वो जो भारत का मतलब है जो बीजेपी भारत बनाना चाह रही है, हम वो नहीं बनने देंगे। वो भारत बनाना चाह रहे हैं जो कम्युनलिज्म से प्रेरित हो, हम भारत बनने नहीं देंगे वैसा। क्योंकि जिस भारत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने हालात किया था और जिन कंडीशंस पे, जिस भारत को देखते हुए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे टॉलेस्ट लीडर्स को देखते हुए
जम्मू कश्मीर के लोग भारत की तरफ आए थे, वैसा भारत हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत डिवाइड हो कम्युनल लाइंस पे। इसीलिए उस भारत की बात कर रहे हैं जो भारत पहले से चलता आ रहा है, आदि काल से चलता आ रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लिए जगह है। हम वो भारत नहीं बनने देंगे, डिवाइसिव भारत जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। ये वो भारत का ये मतलब है। जी अच्छा, स्टेटहुड का मतलब भी मुझे बता दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटहुड के क्या मायने हैं? पूर्ण राज्य प्लस 370 की वापसी? देखिए, पूर्ण राज्य तो हमें चाहिए ही चाहिए है, वो तो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है। लेकिन 370 भी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं चाहते। 370 हमारा हक है। हाँ। जो हमारे फोर फादर्स ने हमें दिया था, जो इस भारत के निर्माण करता थे, जो जिन्होंने इस भारत को बनाया था, उन फोर फादर्स की देन है हमें ये 370। हमारे महाराजा साहब ने उसको 370 मतलब आपका स्टैंड क्लियर है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती है तो पूर्ण राज्य के साथ साथ 370 की बहाली भी इसमें शामिल है। इसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मैं निर्मल सिंह जी आपसे ये समझना चाहूंगा, आज राजनाथ सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया, पीओके का मुद्दा उठाया, 370 का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में बाकी पार्टियां ये कह रही हैं कि आपने 370 खत्म किया, उसके बाद भी तो आतंकी हमले हुए, रुके कहां? देखिए, ये जो बात कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि कैसे कि कोई अलादीन का चिराग है। ये प्रॉक्सी बात है भाई, प्रॉक्सी बात है। और एक पाकिस्तान पूरा एक देश जो टेररिस्ट स्टेट है, इसके पीछे खड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से 75% जो है टेररिस्ट जो घटनाएं कम हुई हैं, आतंकी आपको आज उसका कोई लीडर आपको दिखता नहीं है। पहले 5-5 लाइन के लीडर्स थे, एक मरता था दूसरा तैयार रहता था, इनके जो कमांडर्स थे। आज एक नहीं दिखता। आज कश्मीर में उनको रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। आज कश्मीर की माएं निश्चिंत हैं कि उनका बेटा जो है, नौजवान बेटा जो है, वो उग्रवादी नहीं बनेगा। आज पाकिस्तानियों को, अपने रेगुलर्स को, कमांडोज को जो है धकेलना पड़ रहा है। जम्मू में जो पीछे टारगेट्स के लिए हुई है, ये इनको क्या दिखता नहीं है क्या? टेररिज्म एक आइडिया है जी। आज ब्रिटेन में भी जो आयरिश निहिलिस्ट हैं, आज भी वहां पर आइडिया है। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलगाववाद और टेररिज्म के ऊपर एक रोक लगाई है, ये एक एग्जाम्पल है। ये निर्मल सिंह जी, ये एसएटीपी का आंकड़ा है इसी साल 2024 का, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। आपने कहा कि वहां पर टेररिस्ट अटैक रुक गए हैं, 22 जवान शहीद हुए हैं, 90 आतंकी हमले हुए हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक। ये आंकड़े नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं कि प्रॉक्सी वार में कई बार दुश्मन जो है लगता है कि वो जो भी कामयाब हो रहा है, लेकिन आज आपको देखेंगे तब आया, किसने कहा 500 टेररिस्ट जो घुस गए हैं पाकिस्तानी, और रेगुलर्स हैं, वहां कमांडोस हैं। आज आपको देखिए जो चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, गांव-गांव प्रचार हो रहा है, कोई इस प्रकार की बात नहीं है। आज हमारी आर्मी, हमारे जो सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिस प्रकार से उनको घेरा डाला है, उनके लोगों को पकड़ा गया है जो ग्राउंड वर्कर्स थे, तो इसके लिए तुरंत जो है कार्रवाई करके, ये पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट जरूर की, जिसमें एक आज जो मुद्दा आप चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा इनको मिले, जो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को और अपोजिशन पार्टियों को कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि उन्हीं के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे निर्मल सिंह जी एक बात बताइएगा, क्या सिर्फ जम्मू की जीती हुई सीटों के दम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है जी, और लगभग 60 से ऊपर सीटें हैं जिसमें हम जम्मू में स्वीप करेंगे, और कश्मीर में भी बड़े अच्छी जम्मू रीजन में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपका पिछली बार भी था। कश्मीर में क्या था? कश्मीर में भी जीतेंगे। आप जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2 उप मुख्यमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में हारे हैं, तीनों परिवार जो है उनको बहुत बड़ी डिफीट मिली है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के। उमरुद्दुल्ला भी हारे हैं, और इसी डर के कारण 2-2 सीटों के ऊपर जो है लड़ रहे हैं, और टोपी लेके लोगों से भीख मांग रहे हैं। महबूबा जी हारी हैं, ये लोग हैं हमारे विरुद्ध। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लड़ी थी, दोनों थंपी मेजॉरिटी, लाखों की जो है लीड से हमने जीती है। और आप देखेंगे कश्मीर के लोग जो है, जम्मू कश्मीर के लोग, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी? मान लीजिए कि आपको अपने दम पर उतनी सीटें नहीं आई, तो आप
किसको अपना सहयोगी बनाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाएंगे, पीडीपी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। और जैसे पिछले कल ही हमारे गृह मंत्री जी ने, श्रीमान अमित भाई शाह ने कहा है कि 3 परिवारों से तो कभी कोई भी समझौता हो नहीं सकता, चाहे वो कांग्रेस जो है, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार, चाहे अब्दुल्ला परिवार, चाहे मुफ्ती परिवार, बाकी जो है हमारे ऑप्शंस ओपन है इस प्रकार की बात। निर्मल सिंह जी, यानी कि आप निर्दलीयों की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? इस बार कई निर्दलीय भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जिससे चुनावी तालमेल हो सकता है वो होता है। हाँ। और उसके ऑप्शंस हैं, ये गृह मंत्री जी ने कल स्पष्ट कर दिया है। 3 परिवारों, अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी स्वीकार्य नहीं है, हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे दोबारा, गलती हो गई थी। देखिए, पहले कहां थे हमारे साथ? ऐसा नहीं था। हाँ। कि ठीक है, हमने, क्योंकि उन्होंने कुछ कैंडिडेट पहाड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कैंडिडेट दिया था, तो हमने व्यक्तिगत तौर पर उनका जरूर सपोर्ट किया था, लेकिन वो पहले भी हमारे साथ नहीं थे। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर अपने बलबूते सरकार बनाएगी, और अगर बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आती है तो वो अपोजिशन में बैठेगी, ये मंजूर होगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी और कोई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, ये बताइए कि जो सवाल मैंने अभी निर्मल जी से पूछा, ये बात तो आप भी मानेंगे कि कश्मीर में बीजेपी का संगठन उतना मजबूत है नहीं। आपकी पिछली बार कश्मीर में कितनी सीटें आई थी विधानसभा में, ये बता दीजिए, या फिर लोकसभा में इस बार की कितनी सीटें आई? वहां पर अभी आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है, आपको वहां पर एक सहयोगी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, आपने कह दिया, मेरी सुन लीजिएगा। जी जी। कश्मीर में किसका संगठन मजबूत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला हारे, पीडीपी का वे इलेक्शन हारे, मुंह की खाई उन लोगों ने, जमानतें जब्त हुई, उनका संगठन मजबूत है। मैं आपसे आज से 1 हफ्ते बाद, मैं इस समय भी जम्मू में हूं और कल श्रीनगर जा रहा हूं, आपको 1 हफ्ते बाद आपको सीटें दे दूंगा कि किन किन सीटों पर हम जीतने वाले हैं, श्रीनगर में भी, घाटी में भी। हम जरूर जुड़ेंगे आपके साथ 1 हफ्ते के बाद आरपी सिंह जी। मतलब आपके पास पूरे आंकड़े हैं कि कश्मीर वैली में कितनी सीटें बीजेपी निकाल रही है? एक सीट का ब्यौरा दे दूंगा। कश्मीर घाटी से हम कितनी सीटें, हम डबल डिजिट पे आ रहे हैं कश्मीर घाटी में। ये जो गलतफहमी में बैठे हैं ना कि हम लोगों को बरकरार रहेंगे, ये जो एजेंडा लेकर बैठे कि अफजल गुरु जिंदाबाद, ये जो कह रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज कश्मीर का यूथ उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। कश्मीर का यूथ देख रहा है किस प्रकार से वहां पर आतंकी घटनाएं कम हुई है। आपने डेटा पूछा तो मैं आपको डेटा देता हूँ। आतंकी घटनाएं 2018 में 228 थी, पिछले साल 46 थी, इस साल और कम हुई है। एनकाउंटर्स 2018 में 179 हुए थे, पिछले साल 40 हुए, इस साल और कम हुए हैं। सिविलियंस की जो मृत्यु हुई 55 थी, पिछले साल 14 थी, इस साल भी 14 है, परंतु अब तक 14 है। जो फोर्सेस के लोग मरे वो 91 थे 2018 से पहले, पिछले साल 14 थे। स्टोन पेल्टर्स की जो घटना, मतलब पत्थरबाजी की घटना थी 1328 थी, पिछले साल और इस साल शिल्ड थी। हड़ताल का जो कैलेंडर इश्यू होता था 52 बार इश्यू हुआ था पिछले, और इससे पिछले साल कोई हड़ताल का कैलेंडर इश्यू हुआ। तो वहां का नौजवान भी समझता है कि टेररिज्म चाहिए, टूरिज्म चाहिए। 2 करोड़ टूरिस्ट गए थे जी। आतंकी घटनाओं पर भी हम आएंगे, लेकिन रविंद्र शर्मा जी ये बताइए, जो सवाल मैंने अभी पूछा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से, स्टेटहुड का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पूर्ण राज्य और 370 की वापसी, कांग्रेस का भी यही सेम स्टैंड है, 370 की वापसी के साथ पूर्ण राज्य? देखिए, हमारा स्टैंड है पूर्ण राज्य और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज। मतलब 370 आपके एजेंडे में नहीं है? जो देखिए, हमें 370 से मोहब्बत नहीं, हमको उनका अधिकारों से मोहब्बत है। हमने ये रेजोल्यूशन पास करके पहले कहा है कि हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में आप उस पाबंदी को जायज समझते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको वो आतंकवाद, अलगाववाद नजर आता है जो रिसोर्सेज लूट रहे हैं, इसलिए इसमें क्या एतराज है? वो 371 हो, 370 हो, उसका प्रावधान ढूंढा जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढा जाएगा या वापस बहाल किया जाएगा? दोनों में फर्क है। देखिए, बहाल किया जाएगा, वो अधिकार थे जो आप, मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है रविंद्र शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं तो 370 की बहाली कांग्रेस भी चाहती है? देखिए सुनिए, मैं 370 का नाम मैंने कब लिया? मैं कहता हूं वो अधिकार जो महाराजा ने दिए थे, जो हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, उस तरह का प्रावधान करिए संविधान के तहत। लेकिन आज की तारीख में तो इतिहास हो गया, आपको 370 आज की तारीख में तो इतिहास हो गया, संसद ने उसे खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल वैधानिक तरीके से हटाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने एक बयान दिया था कि अब ये चैप्टर क्लोज है, इसमें अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव आया, फिर से 370 आया। सुनिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है,
किसी भी हिस्से से कोई अधिकार छीन सकती है, दे सकती है। हाँ। आपको 370 से परेशानी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल दो टूरिस्ट स्टेट हैं, हिली स्टेट हैं। यहाँ पे कोई छत के बगैर इसलिए नहीं सोता कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 से ये पाबंदी लगाई थी। यानी कल को रविंद्र शर्मा जी, यानी कल को अगर स्टेट में आपकी सरकार बनी और उसके बाद केंद्र में आपकी सरकार बनी तो आप संसद से फिर वापस बहाल कर देंगे 370 को, ये समझा जाए। हम ऐसे प्रावधान के लिए संघर्ष करेंगे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता को पसंद हो। हाँ। आज लद्दाख के लोग स्टेट सुरक्षा बहाल करागे, वो संघर्ष कर रहे हैं। वहां बीजेपी नहीं कहती आतंकवाद हो गया। आप हिमाचल में आतंकवाद नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है ना। स्टेटहुड की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। उस स्टेटहुड का मतलब क्या समझा जाए? 370 के साथ वाला स्टेटहुड या बिना 370 वाला स्टेटहुड, ये क्लियर कर दीजिए ना। देखिए 370 पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमारे एजेंडे में 370 है। अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। देखिए, संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान ढूंढना वो ना गैर आईनी है, ना गैर कानूनी है, ना देश के खिलाफ है, जन भावना है। लद्दाख में वो कानून आप देने को तैयार हैं। लद्दाख में आप स्टेट से बहाल कर चुके। जम्मू और कश्मीर के साथ आपको नफरत है, लोगों से नफरत है। आप देश को तनवीर अहमद और अमित रैना सर और मैं रामकृपाल सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रुक करूंगा आरपी सिंह सर का। आरपी सिंह जी, ये बताइए, 370 आपने कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि दोबारा इसको बहाल कर सके, लेकिन ताल ठोक कर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि स्टेट में हमारी सरकार बन रही है और केंद्र में भी जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन यह बहाल हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है, देखने चाहिए। वो तो जाकर लोगों के आगे अपनी पगड़ी रखकर वोट मांग रहे हैं। इस बार वो कह रहे हैं अफजल गुरु को जो फांसी हुई थी गलत हुई थी। आप सोचिए वो किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जमात के साथ लड़ाई लड़, वो जो पूरा एजेंडा जमात का है, जो कश्मीर को निजाम मुस्तफा बनाने का एजेंडा है, कश्मीर को कैपिटल ऑफ इस्लाम नेशन जो बनना है उसको बनाने का एजेंडा है, उसको लेकर लड़ रहे हैं। वो तो एक कहते हैं अफजल गुरु जिंदाबाद, दूसरा कहते हैं बुरहान वानी जिंदाबाद, तीसरा कहते हैं आतिफ हमीद जिंदाबाद। बाटला हाउस याद है ना, सारी रात आंसू बहते रहे थे। बुरहान वानी लेकर मुफ्ती ने क्या कहा था, अब ये अफजल गुरु का गाना गाते हैं। ये सबके सब बीज बोना चाहते हैं अलगाववाद के, और हम ये होने देंगे क्योंकि 370 सिर्फ ये नहीं है कि वो भारत के साथ जुड़ा। आज देश का कानून, देश का पूरे के पूरे जो मामले हैं वो कश्मीर में लागू है। परंतु जो बड़ी बात है कि वाल्मीकियों को जो हक मिला, यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं और वाल्मीकियों की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, वहां वाल्मीकियों का हक मारते हैं। इसे पूछिए 70 साल तक वाल्मीकियों को हक क्यों नहीं दिया, महिलाओं का हक क्यों नहीं दिया, कश्मीर की महिला का हक क्यों मारना चाहते हैं? कश्मीर के वाल्मीकि के बच्चे के हाथ में सिर्फ झाड़ू रहे, उसको सरकारी नौकरी ना मिल सके, उनको वोटिंग का अधिकार ना मिल सके, ऐसा क्यों करना चाहते हैं लोग? असल में क्या, मैं वापस कह रहा हूं, बेशक वो अमर अब्दुल्ला हो, बेशक वो मुफ्ती हो, ये सबके सब और कांग्रेस पार्टी से मिली हुई है, ये सबके सब कश्मीर को अलग रखना चाहते हैं। ये कश्मीर को दुनिया को डराने के लिए, देश को डराने के लिए बनाए रखना चाहते हैं। नहीं, देखो कश्मीर में रहे तो हाई तो हो जाएगी। हम कश्मीर को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, वहां पर हम चिंता कर रहे हैं कि हम जिस प्रकार, अच्छा इनसे पूछिए इनके मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी की बात है नहीं है, और क्या कांग्रेस उसके साथ है नहीं है? संदीप वजीर साहब, मतलब 1953 से पहले का स्टेटस है या नहीं है? संदीप वजीर साहब देखिए, आप ही के सहयोगी, संदीप वजीर साहब आप ही के सहयोगी कांग्रेस के प्रवक्ता 370 पर आपके एजेंडे से सहमत नहीं है। हो सकता है ना सर, वो हमारे एजेंडा से सहमत नहीं हो, लेकिन वो भी कैसा गठबंधन है? जनता के बीच में क्या मैसेजिंग दे रहे हैं आप? सर, हम जनता के बीच में ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि जो हक जनता के 19 अगस्त को 5 अगस्त को छीन लिए गए थे, वो वाले हक हम वापस लाएंगे। अब मतलब 370 वापस लाएंगे? 370 हो, 71 हो, जैसे भी हो, लेकिन हमें राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। तो लैंड के राइट्स हैं, उनकी नौकरियों के राइट्स हैं, किसको प्रोटेक्ट करने हैं? हमें क्या परेशानी है? एक ये जो रिवर माइनिंग एक्सट्रैक्शन है, ये 4 अगस्त, लेकिन 370 आप लाएंगे कैसे? लेकिन 370 आप लाएंगे कैसे? मान लीजिए कि आपकी सरकार बन भी गई, केंद्र में तो आपकी सरकार है नहीं। देखिए सर, कुछ ना कुछ लेजिस्लेशंस ऐसे लाएंगे जिससे हमारे लोगों की नौकरी को प्रोटेक्ट हो, लैंड को प्रोटेक्ट हो। जिस अनुच्छेद को संसद ने खत्म किया, जिस अनुच्छेद को संसद ने खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर आप
कह रहे हैं कि इसको वापस बहाल करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार कह चुके हैं कि 370 बिल्कुल सही है। इस बार उन्होंने कहा कि सही नहीं है, आगे क्या पता फिर कह लें कि सही है। इसमें क्या, इसमें कोई हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अमित रैना जी, जो 370 पास्ट बन चुका, हिस्ट्री बन चुका, जो चैप्टर क्लोज हो चुका, अमित रैना जी, उस चैप्टर के पन्ने फिर से क्यों पलटे जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? अमित रैना जी, देखिए, अगर ये जो मानसिकता है ना ये जो मानसिकता है हमारे नेताओं की, यही इसी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। आपने कभी किसी ट्रेवनकोर के प्रिंसली स्टेट के बंदे से सुना है हमने जो हलाक किया था? आपने पटियाला में किसी से सुना हमने जो हलाक किया था? आपने मध्य प्रदेश में किसी से सुना हमने हलाक किया था? आपने मैसूर में किसी से सुना हमने हलाक किया था? ये पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का अभी जो नेता बोल रहे थे हमने हलाक जो हिंदुस्तान के साथ किया था? अरे भाई साहब, आप हैं कौन? ये जो थॉट प्रोसेस है हमने हलाक किया था, ये एक थॉट प्रोसेस बनाई जाती है बार बार ये दिखाने के लिए कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं। तो अब तो ये इनकी मानसिकता है और ये निरंतर इसको लेकर प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह कश्मीर में अलगाववाद बना रहे। अब दूसरी बात आती है ये जो आतंकवाद करते हैं। 2019 से पहले हर आतंकवादी को ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, एक हीरो बना देती थी। बुरहान वानी, जाकिर मूसा, जावेद नलका, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, अब्दुल मजीद डार, ये अशफाक वानी, ये लिस्ट अनगिनत है। उनके दंत कथाएं बना दी हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। और 2019 के बाद एक मैं चैलेंज करता हूं, एक भी व्यक्ति को एक टेररिस्ट का नाम बता दे, क्योंकि ये अब सरकार ने जो है ये दंत कथाएं करना, ये हीरो बनाना इन आतंकवादियों को बंद कर दिया। ये इनकी दूसरी तकलीफ है कि आतंकवादी जिनको लेकर हम राजनीति करते थे, पैसे कमाते थे, पाकिस्तान से पैसे आते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर चोट लगी है। तो ये इनकी दूसरी समस्या है। और तीसरी बात है 370 की, ये कुछ भी मुंगेरी ला के सपने देखते रहे। जम्मू कश्मीर की असेंबली म्युनिसिपैलिटी, ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी है, वो जितना उनको डेवलपमेंट का काम करना उतना कर ले, उससे ज्यादा ना उनकी औकात है, ना उससे ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं। और मैं आज फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 370 का पेटिशनर रहा हूं, अपोज ये सपोर्ट में गवर्नमेंट के, कि ये इन कयामत आ जाएगी, जो कयामत का कॉन्सेप्ट है, कयामत आ जाएगी, डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा, 370 वापस नहीं आने वाला है। रविंद्र शर्मा जी, दिल्ली में नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके आप बड़ी असमंजस में फंस गए कि बोले तो बोले क्या? जम्मू कश्मीर की असेंबली को इन्होंने म्युनिसिपैलिटी बना दिया क्योंकि ये लोग दिल्ली से भाषण करते हैं। यहाँ के अधिकारों को चुनाव से पहले छीन लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दी, आएगा नहीं आएगा वापस। आप ये लोग वहां से बोलते हैं आके रहेंगे ना जम्मू कश्मीर के अंदर, दिल्ली में क्यों रह रहे हैं आप? क्योंकि आप जैसे आतंकवादियों ने उनको निकाला है। मेहरबानी से लंदन भाग गया था, लंदन भाग गया था तो नेता आपका फारूक अब्दुल्ला जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बनने के लिए छोड़कर लंदन भाग गया था। आपने क्या किया? कश्मीरी फुट जमीन के नीचे नहीं गाड़ेंगे तब तक नहीं आएंगे। 1 फुट जमीन के नीचे जब आपको पहुंचाएंगे और 72 रूढ़ों के पास आप जाके गले मिलेंगे तब तक नहीं आएंगे। ये जो प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई है ना 72 रूढ़ों के पास भेजने की, जब तक ये पूरी खत्म नहीं होती है, आप सबको 72 रूढ़े नहीं मिलती है, तब तक नहीं आने वाले। बोले एक करके बोले, फिर क्या होगा कि सबकी आवाज ओवरलैप हो रही है। आप ज्यादातर लोग स्काइप पर हैं, इसलिए अगर आप बोलिएगा तो वॉइस जो है वो ओवरलैप होगी, किसी को समझ भी नहीं आएगा। मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लिए आज की तारीख में 370 का मुद्दा अहम है या फिर वहां के रोजगार का मुद्दा अहम है? देखिए प्रत्युष जी, अभी अमित रैना जी ने जो बातें कही हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और हकीकत यही है। राजनीति में करने वाले जो 370 की बात आज कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि ये ऐसा सपना है कि चाँद को ज़मीन पे ले आना, ये कोई भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जनता के कुछ लोगों के सेंटिमेंट से अगर आप खेल सकते हैं तो खेलिए। अभी देखा आपने कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में फंसी हुई है, असमंजस। वो 370 के नाम पर नहीं आती, वो 370 का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन वो अधिकार देंगे, फलाना देंगे। अधिकार जनता को देना ये कौन मना कर रहा है? ये बताइए कि वाल्मीकियों को पहली बार 5 अगस्त 2019 में जो हुआ, अब वो समझिए अतीत है और अतीत की विशेषता इसी में है कि वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो जाए।
वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी समाज का उत्थान कहाँ से होता है? जो सबसे ज़्यादा नीचे गरीब वो जो तबका है, जिसको अभी तक वहाँ नागरिकता तक ठीक से नहीं दी गई थी, जिसके बच्चे वहाँ वाल्मीकि समाज के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे। पूरे देश में आप जाति और जाति जनगणना करो इसलिए कि गरीबों को न्याय मिले, और जम्मू कश्मीर में आप ऐसा कानून फिर वापस लाना चाहते हैं जिससे वहाँ के गरीब और जो बॉर्डर के लोग हैं, जिनको पहली बार जीवन में वो एक सम्मानजनक ढंग से नागरिक बनने का जो अधिकार मिला है, वो आप उसको छीनना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस की जुबान बंद है। देखिए, ये राजनीति चलेगी अभी एक आध दो इलेक्शन तक। जैसे फारूक उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा सुनिए, इंटरेस्टिंग बात, कि 25 साल तक अगर ये बात बीजेपी जिंदा रख सकती है तो हम अगले 25 साल तक क्यों नहीं जिंदा रख सकते? मतलब उनको भी पता है कि अगले 25 साल तक मतलब जस्ट ये नहीं हटने वाला है। बिल्कुल आने वाला नहीं है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। 370 के मुद्दे को बार बार उछालते हैं। अगर आप कर ले तो 25 साल क्यों कह रहे हैं? हाँ। 25 साल इसका मतलब ये बात रविंद्र शर्मा जी, ये बात कांग्रेस भी जानती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है कि ये वापस नहीं हो सकता, नहीं होने वाला। लेकिन पब्लिक के बीच में 370 को जिंदा रखना है, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उछालते रहो। कांग्रेस के लिए बात वापस की नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे का सेंटीमेंट के हमारी नौकरी, हमारी तो 370 क्या 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के बच्चे और युवाओं का सेंटीमेंट है क्या? उनकी डिमांड है क्या? आप कांग्रेस को एकदम रोकते हैं। खरे साहब 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, मैंने आपसे मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा सर। आपने कहा कि बच्चों का सेंटीमेंट 370 के साथ जुड़ा है क्या? बच्चों का सेंटीमेंट जवाब नहीं है तो बात नहीं करने। हाँ, आप बात नहीं करने देते तो मैं चुप कर देता। बोलिए बच्चों का सेंटीमेंट 370। हाँ, नहीं बताइए ना। हिंदुस्तान का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर। मैं पीओजे से आता हूं, जो विस्थापित यहाँ है, जो पैकेज हमने बनाया था, नासिक आज कहते हैं हमने 25 लाख पर परिवार कहा था, ये 5 लाख नहीं दे सके। अभी परिवार खचल है और बातें करते हैं पीओके के लोगों की, वो हमारे यहाँ जो बसे हम लोग 10 लाख 15 लाख के करीब लोग। हमारा क्या हाल है? बस्तियां रेगुलाइज थी, जमीनों को बेचने का अधिकार बंद कर दिया। पिछली सरकारों ने दिया था बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, और बातें करते हैं कश्मीरी पंडितों के। हमारे मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, लेकिन बात करनी और कसनी में आरपी सिंह साहब बहुत अंतर है। बताइए पीओजे के लिए क्या किया? और मैं भी उनमें से हूं। मैंने वो पैकेज ड्राफ्ट किया था और गवर्नमेंट ने पास किया था। और बाकी हिमाचल अगर हमारे पड़ोस में है, वो संवैधानिक बात है कि वहां की जमीन, नौकरी और आपने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बाद फिर उनके पुनर्वास की बात की। मैं सीधे अमित रैना जी आप ही से पूछता हूं, जम्मू कश्मीर मनमोहन सरकार के समय में पैकेज आया था, उसके बाद से लेकर अब तक वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए पैकेज सिर्फ कागजों में है, आंकड़ों में है, या धरातल पर भी उतरा है? जो हमने दिया था वही पैकेज है। उसके बाद क्या पैकेज? अमित रैना जी, मनमोहन सिंह सरकार के समय बैठे हैं कि हमारी अनाउंसमेंट करिए, सरकार के समय में उनके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते। मनमोहन सिंह सरकार में जो पैकेज आया था वो 10,000 नौकरियों का पैकेज था, और उसमें 50-50 शेयरिंग थी सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट की। पहली भर्ती हुई 1800 लोगों की। उसके बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कहा हम अपना शेयर नहीं देंगे और भर्तियां रुक गई। और उसके बाद 2018 के बाद 2019 के बाद 2018 के बाद वापस ये भर्तियां शुरू हुई। गलत आंकड़े हैं। 6,000 उसके बाद ये भर्तियां ठीक है जी, 6,000 था। 1800 के बाद, उसके 1800 के बाद आपने रोक दिया। आपने कहा हम पैसा नहीं देंगे, हमें कश्मीरी पंडित यहां नहीं चाहिए। और उसके बाद जो बाकी भर्तियां हुई हैं, वो जो बाकी भर्तियां हुई हैं वो 2019 के बाद की हैं, 2018 के बाद की है, जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई। ये फिगर कहीं और दीजिएगा आप, ये समझ गए आप, ये आपकी सच्चाई है। और बताता हूं ये एक और कहानी सुनिए। 2006 में जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, 2006 में जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, बिट कराटे को लेकर बिट कराटे को लेकर जज ने कहा, जस्टिस वानी ने कहा कि जो ये जो प्रोसिक्यूशन है स्टेट का, इन्होंने बहुत ही गंदी प्रेजेंटेशन करी है, इनको वापस रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिट कराटे को बेल नहीं मिलनी चाहिए। रविंद्र शर्मा जी, और गुलाम नबी आजाद की सरकार ने उसको लेकर वापस अपील नहीं करा। आपके पास आंकड़े इनसे अलग है तो जरूर आप रखिएगा।
मैं आंकड़े रख रहा हूँ। 6,000 जी। नौकरियों का पैकेज था। हाँ। 2930 लोग लगे थे। हाँ। शेखपुरा से बडगाम से लेकर के कॉलोनियां बनाई गई, यहाँ वो लोग रहते थे। लोगों मुसलमानों के घरों में किराए पे भी रहते थे। जब से ये आए हैं वो सड़कों पे नंगे पांव गए। अरे भाई साहब नंबर बताइए, नंबर बताइए, नंबर ज्ञान नहीं, नौकरियां बताया आपको। और लोग नंबर बताइए, नंबर। कॉलोनीज में 6,000 नौकरी लगाए कितने आपने लगाए कितने? आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा हम नहीं लगाएंगे। ओमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे। 6,000 से कितने लगे? हम पैसे नहीं देंगे। 1800 के बाद का हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को लगता था पहले कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने ओके कर दिया। जब कश्मीरी पंडित वापस आए तो उनको चिंता लगने लगी कश्मीरी पंडित वापस ना आ जाए, और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे रोक लगा दी। ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है, आप कुछ भी बोलते रहिए, ये सच्चाई है। ये तो आप गूगल कर लीजिए, डेटा निकल आएगा कि 1800 के बाद रोक क्यों लगा दी गई। की बातें नहीं करने के लिए बैठे। बताइए कितना मंत्री नहीं पड़ा उनका इस सरकार ने। आप तो साहब बिल्कुल सही कहा, आप कश्मीरी पंडितों की बातें नहीं सुनेंगे। आपके पास आ रहा हूं, आपके कारण तो बेघर हुए, आप क्यों वो जो भारत बनाना चाहते हैं वैसा भारत हम नहीं बना सकते। और उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही कि आखिर 2019 के बाद क्या आप आंकड़े बताइए, क्या आतंकी हमने रुक गए क्या? आपने कहा ना, आपने कहा कि हमारे वक्त के आप आंकड़े गिना रहे हैं, उस वक्त आतंकी घटनाएं आपसे कम थी। अब आप देखिए 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े हैं, ये SATP के आंकड़े जिसमें 920 आतंकी इसमें मारे गए। अब ये देखिए आतंकी घटनाएं होती है 761, ये 2009 से लेकर 2014 है। आम नागरिक 186 मारे जाते हैं, सुरक्षा बल के जवान शहीद होते हैं 291। ये आपके वक्त के आंकड़े हैं, 2009 से लेकर के 2014। 2019 से 24 के भी आंकड़े थोड़ी देर में स्क्रीन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 691 आतंकी घटनाएं, सुरक्षा बल के जवान जो शहीद होते हैं 262, आतंकी 907 उसमें मारे जाते हैं, आम नागरिक जो है हताहत होते हैं 171। तो लगभग दोनों एक समान है, इसमें अंतर कितना है? और आंकड़े स्क्रीन पर है। अगर आप कहते हैं कि हमारे वक्त में आतंकी घटनाएं नहीं हो रही थी, तो फिर ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब संदीप वजीर साहब में 70 आंकड़े कम हो गए। तो सर हम कह तो नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कि मिलिटेंसी जो है, जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, हाँ। ये ऑलमोस्ट सेम है, आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। तो कहां क्या क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है ना। ये के बारे में भी बोल दो एक बार, डिक्लाइन है ना, कोई बहुत ज्यादा के बारे में क्या कहना है आपका? भी तो यही बात, इसमें कोई अब्दुल गुरु के बारे में क्या कहना है? आतंकी घटनाओं में को फांसी ठीक हुई थी या गलत हुई थी? आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं, और हम भी तो यही स्टैंड ले रहे हैं। तो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर वहां बनेगी तो क्या आतंकी घटनाएं अचानक से रुक जाएंगी? नहीं, हमने ऐसा भी नहीं कहा। कोई जादू की छड़ी है कि ऐसे घुमाएंगे और आतंकी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? जीरो, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। हमने उस एलियनेशन मैं आरपी सिंह सर, आप ही से पूछता हूं, आरपी सिंह सर, ये आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने आतंकी हमले रोक दिए, काफी हद तक रोक दिए, तो अगर आप 2009 से 2014 और 2019 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े देखें तो बहुत मामूली अंतर है सर, बहुत मामूली अंतर है। और जम्मू सूबे में आरपी सिंह सर, चरम सीमा पे है। जम्मू सूबे में आतंकवाद 2 दशक तक चरम सीमा पे। वो आंकड़े बता दिए हमने, जम्मू वाले आंकड़े बता दिए। आरपी सिंह सर, जम्मू शांत था। 2019 के बाद से कहां आतंकी हमलों में कितनी कमी आई है, बता दीजिए आप। यस, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। जी 2023 में सुन लीजिए, हो गया रविंदर जी, आपका हो गया। 2023 के अंदर आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में 46 थी, इनकाउंटर 46 थे, सिविलियन किलिंग 14 थी, और फोर्सेस की जो किलिंग हुई 14, जो हमारे जवान मारे गए शहीद हुए वह 14 थे। पत्थरबाजी घटना 0 थी। एक मिनट रुकिएगा, सुनिएगा। परंतु इनसे जो मूल बात पूछिए, ये जो कह रहे हैं कि हम पत्थरबाजों को छोड़ेंगे तो उससे आतंकी घटनाएं कम होंगी बढ़ेंगी, ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी के परिवार वालों को नौकरियां देंगे, उससे आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी या कम होंगी। ये कह रहे हैं अब्दुल गुरु जिंदाबाद, अब्दुल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, उससे आतंकी घटनाएं कम होंगी या बढ़ेंगी, ये बता दें सब बात। और इनसे पूछिए, ये क्या रविंदर जी से पूछिए, क्या ये 1953 से पहले का स्टेटस जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा, झंडा अलग होगा, वहां पर संविधान अलग लागू होगा, वहां पर भारत का संविधान नहीं लागू हो पाएगा, वहां पर वाल्मीकियों को नौकरी नहीं मिलेगी, वाल्मीकियों को वापस झाड़ू पकड़ा दिया जाएगा, और
जो महिलाएं हैं उनके अधिकार छीने जाएंगे। ये सबके बारे में क्या कहना है इनका? जी रविंद्र शर्मा जी। देखिए, आरपी सिंह साहब वरिष्ठ नेता, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये समझते हैं ये व्यवस्था नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमने खत्म किया था 1964 में, और ये कानून में अमेंडमेंट हुई 300। रविंदर जी, आपका अलायंस पार्टनर कह रहे हैं, हम तो ना कह रहे हैं। आप तो अच्छा बोलिए, हमारा अलायंस नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए आरपी सिंह साहब। देखो, मैं आपको टोकना नहीं चाहता। जब पीडीपी के साथ का आपका अलायंस हुआ था, भाई साहब, उस वक्त उनका एजेंडा क्या था? सेल्फ ग्रुप उनका एजेंडा क्या था जब आपने समझौता किया था? आज हमसे पूछते हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा उनके साथ जब अलायंस हुआ था, हमने जो अलायंस का एजेंडा बनाया था उसमें कहीं सेल्फ रूल की बात नहीं थी। तो जब उन्होंने पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करी, हमने कहा हम सरकार को, हम आपको सरकार से बात करते हैं, हमने सरकार डिसॉल्व करी। सिंह साहब, आपसे उम्मीद नहीं करता। मुझे बताइए, क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा बन गया कांग्रेस एनसी का? वो तो उनका मैनिफेस्टो था। आज इनका मैनिफेस्टो अलग हो सकता है, तो हमें अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है। 2 महीने मोदी जी ढूंढते हैं कि बाप बेटी बाप बेटी को रोकना, और उसके बाद सरकार बना ली धोखा करके जम्मू के साथ, और फिर उसके साथ लेटे रहे। बुरहानवानी में अफसोस जताया था। मेरे को आतंकी घटनाओं को लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन हमने आंकड़े बता दिए कि आंकड़े उस समय के देखिए, आज की तारीख में देखिए बदलाव, क्या मूल आपको बदलाव दिखा? मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, आंकड़े अपनी जगह हैं। देखिए, खुद आप प्रत्युष जी की जरा कल्पना कीजिए, और जो लोग बैठे हैं वो बताएं, 2019 से पहले का जो कश्मीर था, आपको याद है? कश्मीर की श्रीनगर की सड़क पर चलने वाला फौजी को चंद लड़कों की एक हुड़दंग टीम आती है और उसको थप्पड़ मारती है। खुलेआम इस पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, याद है आपको? और एक जगह पर इस तरह से भीड़ ने घेर लिया था आर्मी वालों को कि उनको अपनी जान बचाने के लिए बुलाना पड़ा, और एक बंदे को जीप पर बैठा करके, ताकि उन लोगों की जान बच सके, वो कैप्टन बाहर लेके आया था। याद कीजिए, आए दिन जिस तरह से वहाँ पर हिंदुस्तान के झंडे फूंके जाते थे और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, जिस तरह से रोज अखबारों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आज इस देश के हर एक नागरिक को लगता है कि कश्मीर में बदलाव हुआ है। वो बदलाव 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी 2019 में कितने साल हुए? देखिए, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वहाँ, सबसे बड़ा बदलाव वहाँ का था कि जो सारी रकम जाती थी 3 परिवार लूट के खाते थे। जहाँ वाल्मीकियों को समाज की नागरिकता नहीं थी, आप ये देखिए, बॉर्डर के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, सारी चीजें आज की गई। और कश्मीर की फिजाओं में आज आप जा करके लाल चौक पर आप झंडा गाड़ सकते हैं। लाल चौक पर तमाम तीज त्योहार मनाए जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं। आप कह रहे हैं परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन हुआ है, लेकिन चंद नेता जिनके जो हमेशा से अलगाव की राजनीति करके वोट मांगते थे, उनके नीचे की जमीन जा रही है। बीजेपी हारे या जीते, मेरे से इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी सरकार वहां आएगी उसको आम नागरिक के हक में काम करना पड़ेगा। और कभी भी 370 दोबारा नहीं। 10 साल के बाद वहां की आवाम विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के लिए निकलेगी। मैं संदीप वजीर साहब, उमर अब्दुल्ला उन्होंने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि जब तक 370 की वापसी, 35 की वापसी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। अब तो मन बदल गया उमर अब्दुल्ला साहब का। सर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं उससे पहले एक पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब बोल रहे थे कि इनका एजेंडा ये है, इनका एजेंडा वो है। आपने निर्मल सिंह साहब को बुलाया था डिबेट के अंदर। जब फर्स्ट टाइम पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो मुफ्ती सईद ने निर्मल सिंह साहब को अपने पास बिठा के ये कहा था कि पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से इलेक्शन होने दिया। तब तो निर्मल सिंह साहब
उन्होंने वहां पे बैठ के, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, हमने तभी वो सरकार से पिन छुड़ा लिया, पाकिस्तान का धमकी किया था। और ये लोग सरदार जी शर्मिंदा हो अफजल के फांसी पर, अफजल की फांसी पर शर्मिंदा हो या गर्व करते हो? जिसने देश की संसद पर हमला किया, लोकतंत्र के मंदिर पर जिसने हमला किया, उसकी फांसी पर शर्म आ रही है। को पैनलिस्ट बोल रहा है तो आप प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं जवाब नहीं दे रहे, भाग इसके मुझे पूछना पड़ रहा है आपसे। आप कश्मीर में पाकिस्तान, आप कश्मीर में प्रधानमंत्री चाहते हो, पीएम चाहते हो या सीएम चाहते हो? देखिए स्काइप से है, मैंने बार बार कहा ना कि प्रधानमंत्री किसी की आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी। मैं उमर साहब की बात पे भी आ रहा हूँ। हाँ। उमर साहब ने क्लियरली मना किया था कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस का, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्यों जनता ने खारिज कर दिया? ठीक है सर, कर दिया तो हमने एक्सेप्ट किया, जनता ने खारिज किया, उनका जो डिसीजन था सिर माथे पे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दोबारा जनता के पास नहीं जा सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? अब जनता ने तब खारिज किया था तो अब वो जितवा देंगे, इसमें कौन सी बात है? अब उमर साहब की जो, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, मैं आपको ये बात बिल्कुल, मान लीजिए कि कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलाकर के भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाती है और पीडीपी की जरूरत पड़ती है, तो महबूबा जी को साथ में लीजिएगा? सर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे एज इफ नाउ जो सिचुएशन है, मैं आपको क्लियरली ये बता देता हूं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आरपी सिंह जी, पीडीपी के साथ तो आपका पुराना नाता रहा है, ये फॉर्मूला तो आप पर भी लागू हो सकता है। प्रत्यूष, फारूक अब्दुल्ला ने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा हम पीडीपी के समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। कहा उन्होंने, ये तो मैंने कहा ना, जितने अलगाववादी हैं, कांग्रेस, पीडीपी, एनसीए, जो गुप्तर गैंग है, इकट्ठा हो गया है। ये अभी जब वहां पर डीडीसी का चुनाव हुआ था, पूछो ना कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? हमारी 74 थी, एनसी की 57, कांग्रेस की 21। अरे कहां की बात करें, इनकी जमीन साफ हो चुकी है। इनके जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला मिस्टर कंफ्यूज्ड है, वो एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। एक दिन कहते हैं कि यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराएगा, एक दिन कहते हैं कि मैं जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक भारत के साथ मैसेज नहीं हटेगी, फिर वापस कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। वो मिस्टर कंफ्यूज्ड है, कभी तो बात नहीं बोली है, अरे नहीं बोली, मिस्टर कंफ्यूज्ड है, ये तो प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कभी ये बात, आरपी सिंह जी, वो महबूबा मुफ्ती का बयान था कि अगर 35 से हटाया तो कोई तिरंगा को हाथ में लेने वाला नहीं होगा, और आपकी बीजेपी ने उसी पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ था। एक मिनट की ना, धारा 370 से नहीं हटेगी जब तक वापस नहीं आएगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इनका फैसला था, किसी और का फैसला था, फिर क्यों बदल गए? अमित रैना जी, अभी इस वक्त तो इस बहस में सभी कह रहे हैं कि हमें पीडीपी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पीडीपी को तो ऐसा कर दिया है कि जैसे मान लो कि छुआछूत एकदम कोने में रख दिया है। अब नतीजे के बाद पता चलेगा कि वो कब खत्म होता है वो छुआछूत। अमित रैना जी, मैं आपके सवाल का जवाब 10 सेकंड में दूंगा। उससे पहले जो आपने डेटा प्रेजेंट किया था उसमें सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहूंगा। एक, अगर आप वो जो आपने 5 साल का डेटा लिया है 2009 से 2014 और 2019 से 2024 तक का, अगर आप देखेंगे उसमें आपने जो 2 चीजें बड़ी मिस करी हैं। एक तो मिस करी है आपने जो 2010 में जिसमें 130 बच्चे मारे गए वो, और सैकड़ों की संख्या में स्कूल जला दिए गए आतंकवादियों द्वारा वो, और ये रिपीट हुआ 2016 में बीजेपी पीडीपी सरकार में, जब फिर 120 बच्चे मारे गए और सैकड़ों की तादाद में स्कूल जला दिए गए। आज कश्मीर में स्कूल नहीं जलते हैं, आज कश्मीर में स्कूल बंद नहीं होते हैं, आज कश्मीर में लोग 2-2 बजे तक घूमते हैं। कनॉट प्लेस से ज्यादा भीड़ आपको लाल चौक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे, क्या कह सकते हैं उससे, आप कह सकते हैं कि गठबंधन सही नहीं था? अगर आप कह रहे हैं कि उस रिजीम में स्कूल जलाए गए, इतनी घटनाएं घटी, बिल्कुल गलत गठबंधन, बिल्कुल गलत गठबंधन था। और कल को अगर जरूरत पड़ी बीजेपी या पीडीपी के साथ में आने की, फिर ये सरकार बनाएंगे। हालांकि शून्य दिखा रहे हैं वो ये इसलिए मेरी बात तो सुन लीजिए, ये इस समय ये होगा नहीं क्योंकि पीडीपी के पास सीटें नहीं आने वाली है। बट मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए पॉलिटिशियंस को एक्सक्यूज मिल जाता है। उमर अब्दुल्ला संदीप वजीर साहब इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे, वो 2 सीटें पे लड़ रहे हैं। अमित रैना जी ने भविष्यवाणी कर दी, पीडीपी को छोड़ दीजिए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सर, देखिए अब ये कौन सी बात से कहां चले गए, कौन सी बात से कहां चले गए। अब ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन गए हैं, पहले ये कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट थे, अब ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बन गए हैं। इनको कैसे पता कि ऐसे बन जाएगी? हमने तो क्या इसकी गुंजाइश जरा भी नहीं है, जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप और हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आप कहिए, आप रामकृपाल सर कह रहे हैं कि केंद्र में जब साथ रह चुके हैं तो राज्य में भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? संदीप वजीर साहब जी क्या कह रहे हैं? रामकृपाल सर कह रहे हैं कि केंद्र में एक जमाने में साथ रहे तो राज्य में भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? सर वो वाजपेयी साहब का टाइम था, वाजपेयी साहब की और बात थी, आज प्रेजेंट रिजीम की और बात है। वो वाजपेयी का जमाना था। एक सिरे से खारिज किया जा सकता है जो बात अमित रैना कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज किया कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए हाँ, जब भी ये वाजपेयी जी हो, मोदी जी हो, देखिए बीजेपी रही है, बीजेपी की पॉलिसी है, उसका डीएनए है, उसकी एक नीति है, उसका आदर्श है। वो कोई नहीं छोड़ा था, न वाजपेयी जी ने छोड़ा था, न मोदी ने छोड़ा है। उसके बावजूद जब बाप बेटे दोनों ही एक साथ मतलब काम कर चुके हैं हम इस गवर्नमेंट के साथ, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया है, तो ये कहना कि देखिए जैसे आज कोई क्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता है। कल जब स्थितियां आएंगी तब फिर यही होगा कि लोकतंत्र का तकाजा है कि एक स्थिर सरकार जम्मू कश्मीर में हो, और स्थिर सरकार सिर्फ यही लोग बना सकते हैं, इसलिए बनाएंगे। ये स्थिर सरकार वाला जो फॉर्मूला है ना, कम से कम पीडीपी से तो बेहतर है। जब जेडीयू आरजेडी साथ आती है तो कहते हैं कि भाई स्थिर सरकार के लिए जरूरी है। जब पीडीपी और बीजेपी, मैं ये बात कर रहा हूं जिसको कहा जाता है कि बेमेल गठबंधन, ये जब साथ आते हैं तो कहते हैं कि साहब स्थिरता के लिए जरूरी है। तो क्या पता संदीप जी, नतीजों के बाद फिर इसी स्थिरता की जरूरत हो, आप मुस्कुरा रहे हैं। सर मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं कि 70 सीट्स अलायंस जीतेगा, 70 सीटें। आरपी सिंह जी, आपने तो कह दिया कि हम पीडीपी के साथ तो कतई नहीं जाएंगे। आपने कहा पीडीपी के साथ तो जीरो गुंजाइश है, आपने कहा जीरो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है क्या गुंजाइश? जीरो गुंजाइश है। आरपी सिंह सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जरा भी गुंजाइश है? यहां पर भी आप दिखाएंगे जीरो, जीरो। परंतु जो मूल बात है प्रत्युष, एक बात सुन लीजिएगा, इनसे पूछिएगा इनके मैनिफेस्टो के अंदर आयुष्मान भारत की स्कीम है क्या? इनके मैनिफेस्टो में किसान सम्मान निधि की स्कीम को बढ़ाने की बात है क्या? इनके मैनिफेस्टो में गरीब आदमी के लिए पेंशन बढ़ाने की बात है क्या? इनके मैनिफेस्टो में अटल आवास योजना के अंतर्गत 5 मरला जमीन देने की बात है क्या? इनके मैनिफेस्टो में 100 मंदिरों का पुनर्निर्माण की बात है? इनके मैनिफेस्टो में क्या कह रहे हैं? 1953 से पहले का स्टेटस, कश्मीर में प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये इनके मैनिफेस्टो में है। इनके मैनिफेस्टो में है कि पाकिस्तान के साथ रस्से खोलो, डायलॉग करो, व्यापार करो, इनके मैनिफेस्टो में है। इनके मैनिफेस्टो में क्या है कि आप किसी भी कीमत पर जितने पत्थरबाज उनको छोड़ो। इनके मैनिफेस्टो में क्या है कि हम किसी भी कीमत पर जो लोग आतंकवादी हैं उनके परिवारजनों को नौकरियां देंगे। ये फर्क है। इनसे पूछे इनके मैनिफेस्टो में क्या डेवलपमेंट का एजेंडा है क्या? हम कह रहे हैं हम रविंद्र शर्मा जी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। रविंद्र शर्मा जी, अब देखिए अभी के इस डिबेट में यही बात निकल कर सामने आ गई जिसका इशारा अमित रैना जी ने कहा, रामकृपाल सर ने भी कहा कि इस गुंजाइश से आप इनकार नहीं कर सकते। तब तो फिर सबसे नुकसान में कांग्रेस रहेगी। लड़ आप लोग साथ रहे हैं, हो सकता है कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम ले। देखिए, अमित रैना जी अंदर की बात करते हैं बीजेपी के, और इन्होंने कही है, लेकिन आरपी सिंह साहब ने गोलमोल करके जवाब दिया। मगर ये कहते हैं पत्थरबाजों को छोड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने 10,500 पत्थरबाजों के खिलाफ वो FIR वापस की जो उमर अब्दुल्ला और हमारी सरकार ने नहीं की थी। इसलिए इनकी देशभक्ति है। आरपी सिंह जी की पार्टी को किसी से भी परहेज नहीं है। इंजीनियर रशीद के अगर आगे कोई जीते, इन्होंने कहा 60 सीटों में जीत रहे हैं, कुछ 14 सीटों में कश्मीर में कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस से समर्थन मांगा था नहीं मांगा था? चुनाव तक चिल्ला समर्थन मांगा था नहीं मांगा था? लेकिन आज खुशी बना रहे हैं। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से समर्थन दिया था नहीं दिया था चुनाव जीतने के लिए? ये बताइए मेरे को। ये मौका प्रश्न, क्या बता जाओ, आप तक क्या बता दो कि आपको अफजल की फांसी पर शर्मिंदगी है या नहीं है? को शर्म आती हो तो क्या बता दो कि अफजल की फांसी ठीक थी या गलत थी? आपके टाइम में हुई थी,
फरवरी 2013 में हुई थी, चुनाव से पहले हुई थी। जरा बता दो कि अफजल की फांसी ठीक हुई, गलत हुई? काम नहीं करना क्या चाहिए। आपको शर्मिंदगी है? किसी जर्नलिस्ट को टाइम मिले तो आपको बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भी डिस्टर्ब करेंगे। मुझे बताइए, आज शक ये है कि बीजेपी उन तमाम लोगों के साथ साठ गांठ में है जो कल तक अलगाववाद, आतंकवाद सब चीजों में रहे। आपकी कैबिनेट में वो लोग रहे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आए। रामकृपाल सर, ये सबसे वाल्मीकि खतरनाक समाज का जिक्र राजनाथ सिंह ने भी कहा। हाँ। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ, उनकी वर्षों पुरानी मांग थी कि उनको एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। तो क्या ये इस चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है क्या? निश्चित रूप से। देखिए, बहुत बड़ी चीज ये है हाँ। कि 300 ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है अपोजिशन का, कि पूरे भारत में तो क्योंकि आप परिसीमन उनके के बाद लिए- देखिए सीटें भी बढ़ी हैं जम्मू हाँ, की रीजन की। वही कह रहा हूँ। जी। आप 300 पूरे भारत में जो है वाल्मीकि दलितों और शोषितों के यहाँ से लिए पंजाब से लड़ाई लड़ वाल्मीकि। रहे हैं, और वहां पर अगर आप ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो फिर से कहती है कि हम वाल्मीकियों को उनके अधिकार से वंचित करेंगे, यानी उसका मतलब जब 370 वापस लाएंगे तो आप ऑलरेडी उसका वो कर रहे हैं निरोध। तो ये जो चीजें हैं, देखिए एक और चीज समझिए, पहली बार ऐसा हुआ है 370 हटने के बाद जब ग्राम पंचायत लेवल तक जी। पैसे सीधे पहुंचे हैं, ग्राम प्रधानों को ये सब मिले हैं। तो एक जो है उनका सशक्तिकरण की जो एक कोशिश की गई है, मुझे लगता है जी। उसका फल मिलेगा। अब वो हार जीत देखिए हार बहुत जीत तो समय किसकी लगता है। होती है, अब ये तो जनता के लेकिन- हाथों में है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।